गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका वेलकम है सुजंता सिविल फोरम में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जी 2024 के कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने आरआरबी जी 2024 के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो, उसका सिलेबस कवरेज, इन सब के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हमने बात किया हुआ है। लेकिन चूँकि आप जानते हैं नोटिफिकेशन आ गया है और काफ़ी डिटेल तरीके से उन्होंने अलग अलग जोन में पोस्ट के बारे में बता दिया कि किस जोन में कौन सा पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी का है, क्या मेडिकल क्राइटेरिया है, इन सब के बारे में उन्होंने बताया है। तो इन सब चीज़ को लेके थोड़ी कन्फ्यूजन है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको पहले एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे कि फॉर्म की डेट कब से कब तक रहेगी, आप उसे मॉडिफिकेशन कब कर सकते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम कब हो सकता है, इसके बाद किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है, मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, अगर आपकी आँख ख़राब है, अगर आप चश्मा लगाते हो तो आपको कौन से जोन से फॉर्म भरना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, या किस जोन से हम फॉर्म भरें जहाँ से हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और थोड़ी लेट है वीडियो, आई नो, मैक्सिमम लोगों ने वीडियो पोस्ट कर दिया है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इस वीडियो को बनाने में इतना एफर्ट, इतना टाइम क्यों लगा है। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया रहेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ऐसी अपडेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्विजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा भी अपना आरआरबी एक्सप्रेस बैच रेलवे जे 2024 के लिए लॉन्च हुआ है, जो कि 15 जुलाई से चल रहा है। उसमें फिजिक्स हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, और जितने भी CBT 1 के टॉपिक्स हैं, रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया, जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सब कुछ हम लोग उसमें पढ़ाएंगे। टोटल 250 प्लस वीडियोज़ हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। हर वीडियो का PDF नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में, रिवीजन करने में हेल्प मिले। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट्स दी जाएंगी, ताकि जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, आप उसके MCQ सॉल्व करके आप आराम से उस टॉपिक को तैयार कर सकें। क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलता है, हमको उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो लेक्चर के बाद ही, चैप्टर ख़त्म होते ही आपको प्रैक्टिस शीट दे दी जाएगी। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको PDF नोट्स एंड प्रैक्टिस शीट्स दिए जाएंगे। जो भी यह बैच ज्वाइन करेगा उनके लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। उस टेलीग्राम ग्रुप पे डेली क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और जब तक यह बैच चलेगा लगभग 2500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन वहाँ पर पोस्ट कर दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट भी दी जा रही है, साथ ही साथ में आपको 2500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक हफ्ते का प्रोग्राम, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग एक हफ्ते के प्रोग्राम के हिसाब से काम करते हैं। तो वैसे ही हमने इस बैच में भी प्रोग्राम को ऐड किया है कि आपको एक हफ्ते का, एक वीक का शेड्यूल दे दिया जाएगा कि इस वीक में आपको ये चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, और इन चैप्टर का टेस्ट फिर वीक एंड होने पर होगा। जैसे कि 2 मंडे को लगातार हम लोगों ने वीकली टेस्ट किए हैं। टोटल 6 चैप्टर पढ़ाया गया है अभी तक, और उन 6 चैप्टर के 2 बार हम लोगों ने क्विज लेकर के उनका अच्छे से रिविजन किया है, एंड स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आई है। इन सब के अलावा आपको एक अलग से टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, अगेन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा, जिसमें हम लोग लगभग 50 प्लस टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से हम लोग आरआरबी बैच को प्रोवाइड किए हैं। अगेन आप बता रहा है कि अगर आप हम लोग का बैच ज्वाइन करते हैं तो इसके बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक भी सिंगल बुक आपको मार्केट से नहीं खरीदना पड़ेगा, इतना सफिशेंट होगा। फीस केवल 999 रुपीज़ है। ना केवल हम लोग आपका कोर्स कवरेज टाइम से पहले कराएंगे, एग्ज़ाम से पहले कराएंगे, बल्कि उसका मल्टीपल टाइप रिवीजन करा करके हम आपको एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से तैयार कर देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो के बारे में। आई होप आपको इस बैच की इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन करेंगे। व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं कि आरआरबी जे की 2024 वैकेंसी है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर CEN नंबर 03/2024 है। यह फॉर्म ओपन हो चुका है कल से, और एप्लीकेशन का डेट 30 जुलाई है, यानी कल से यह ओपन हो चुका है। और यह फॉर्म आप 29 अगस्त तक भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद आपका मॉडिफिकेशन विंडो खुलेगा, क्योंकि कई बार बच्चे जब फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ गलती कर देते हैं, तो वो उन गलती की वजह से उनका सिलेक्शन ना रुके, इसके लिए उन्होंने मॉडिफिकेशन विंडो का भी यहाँ पे सोल्यूशन दिया है। और 30 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक आप अपने जो भी आपने गलती की है, जो भी आपने एप्लीकेशन के दौरान मिस्टेक कर दी है, उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं।
एसएससी जेईई की तरह यह भी डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए है और इसमें किसी भी तरह के डिप्लोमा के बच्चों के लिए कोई भी यहाँ पर कह सकते हैं एक्सपीरियंस का कोई प्रोविज़न नहीं है। मतलब कि अगर आप डिप्लोमा क्लियर कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेम फॉर बीटेक भी, यहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। बस एक नोट पॉइंट याद रखना कि ऐसे बच्चे जिनका एग्ज़ाम तो हो गया है लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, वह फॉर्म नहीं भर सकते, दे आर नॉट एलिजिबल। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो किसी तरह का फ्रॉडलेट करके अपनी तरफ से अप्रॉक्सीमेट नंबर डाल करके आप फॉर्म मत भरना, नहीं तो आप जीवन भर के लिए आरआरबी से बैन हो जाओगे। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जिनका रिजल्ट आ गया है केवल वही फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो बीटेक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा एक और कन्फ्यूजन है, इसको भी क्लियर कर दूँ। ठीक है, कि बहुत लोग कह रहे हैं कि 2 ईयर डिप्लोमा नहीं एलिजिबल है, तो आप यकीन मानिए 2 ईयर डिप्लोमा एलिजिबल है। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी, बहुत से ऐसे बच्चे थे जो 2 ईयर डिप्लोमा किए हुए थे और उनका सिलेक्शन हुआ, वो इसमें काम भी कर रहे हैं। ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा कुछ स्टेट में होता है कि डिप्लोमा का पूरा कोर्स ही 2 साल का होता है। ठीक है, वो नहीं एलिजिबल है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं लैटरल एंट्री के थ्रू, वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका डिप्लोमा 3 साल का मान लिया जाता है, क्योंकि जब आप 12th करके आए हो तो आपका वो 2 साल काउंट हो जाता है। आप अगर नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा है मैट्रिकुलेशन प्लस 3 ईयर डिप्लोमा, मतलब 10th के बाद 3 साल का करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप 12th कर चुके हो तो आपका डिप्लोमा बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही साल का होगा। तो इस डाउट को अपने दिमाग से निकाल देना कि सर मैंने 12th के बाद 2 ही साल का डिप्लोमा किया है, हम नहीं कर सकते हैं क्या? एकदम आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 36 साल है, वैसे 18 से 33 साल होती है, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल 2.5 साल वैकेंसी डिले हुई है। इस वजह से इन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है और आपकी जो भी एज काउंट होगी वह 1/1/2025 से काउंट होगी। तो मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो सारी इसी एज रेंज में आते हैं, तो किसी तरह का एज का लेकर के कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो एग्जामिनेशन फीस इसकी 500 रुपये है। जो भी आपके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है, जिसमें से 400 रुपये आपको रिफंड हो जाएगा जब आप CBT 1 का एग्ज़ाम दे के आएंगे। इसलिए ट्राई करना कि जब भी आप इसका पेमेंट करो तो आप अपने ही बैंक अकाउंट से करो, क्योंकि अगर आप किसी शॉप पर जा करके, किसी साइबर कैफ़े पे जा करके अगर आप फॉर्म भराओगे तो जो पैसा रिफंड होगा वो उसके अकाउंट में होगा और शायद आप उस समय तक भूल जाओ। इसलिए आप जब भी फीस सबमिट करना आप अपने अकाउंट से करना, अपने थ्रू करना। और वैसे भी आज के टाइम पे सबके पास मोबाइल लैपटॉप है और इतनी नॉलेज हो चुकी है सबको कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो सबसे पहले यूट्यूब पे जा करके हाउ टू फिल RRB JEE 2024 फॉर्म डाल देना और बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी जिसमें सारी टेक्निकलिटी उन्होंने बताई हुई है, उसको देखो और उसके बाद ही फॉर्म भरो। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद 500 रुपये आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी को तो 500 रुपये, SC ST OBC EPS EWS इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल और EBS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी फ़ीस 250 रुपये है, जो कि अगेन CBT 1 का एग्ज़ाम देने के बाद रिफंड हो जाएगी। अगर आप किसी रीज़न की वजह से CBT 1 का एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो फिर आपका फ़ीस रिफंड नहीं होगा। पैसा इसलिए लोग थोड़ा ज़्यादा लेते हैं ताकि वहाँ का मैनेजमेंट आसानी से हो जाए, और जब एक बार मैनेजमेंट हो जाए तो पैसे की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है तो वो रिफंड कर देते हैं। रेलवे में ऐसे सिस्टम चलता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जैसा कि हमने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पे आपको बताया था कि यह 2 स्टेज एग्जाम होता है। CBT 1 प्योरली आपका नॉन टेक्निकल होता है, जिसमें GK GS क्वांट्स रीजनिंग करंट अफेयर्स आता है, और स्टेज 2 आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल एग्जाम होता है, जिसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशंस होता है। इसके बाद जो यह दोनों स्टेज क्लियर करते हैं, अच्छा एक और चीज़ याद रखना, जो स्टेज 1 एग्जाम होता है वह केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अगेन हाई कट ऑफ एग्जाम्स होते हैं, कम कट ऑफ नहीं जाता है, कट ऑफ इसका काफ़ी ज़्यादा जाता है, लेकिन इसके मार्क्स CBT 2 में जुड़ते नहीं हैं। आप CBT में जो भी स्कोर करेंगे वही आपका फाइनल स्कोर माना जाएगा। आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, DV आपका वेरीफाई होने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। ठीक है, पिछले साल के कट ऑफ से बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि सर लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लास्ट ईयर जब वैकेंसीज आई थी तो अलग अलग जोन में कट ऑफ अलग अलग गई थी, क्योंकि उनमें पोस्ट अलग अलग थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुंबई में जितनी पोस्ट पिछली बार थी उतनी ही पोस्ट इस बार भी आएगी। और लास्ट एग्जाम 2018-19 में हुआ था, तब के कंपटीशन लेवल और आपके कंपटीशन लेवल में बहुत डिफरेंस आ गया है। तो अपना टाइम मत वेस्ट करो कि सर पिछले कट ऑफ के हिसाब से बताइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप मान के चलो कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और पिछले 6 साल में जो कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ा है, आपको 75+ स्कोर का टारगेट रखना ही चाहिए, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ लगभग 60 से 73 के बीच में गई थी। अलग अलग जोन में अलग अलग गई थी, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग गई थी। लेकिन अगर
आप श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं तो 75 प्लस का टारगेट लेके चलिए और आते हैं मार्क्स। मेरे खुद के 84 मार्क्स आए थे जब मैंने लास्ट टाइम दिया था, ठीक है। फॉर्चुनेटली मैंने क्लियर भी किया था एग्जाम, अगर आप जानते हो मेरे बारे में, ठीक है। तो स्कोर आते हैं, मैंने भी लाया है, इसलिए इस कॉन्फिडेंस में बोल पा रहा हूँ। नहीं लाता तो मैं भी नहीं बोल पाता, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। अब बात करते हैं CBT 1 एग्जाम पैटर्न के बारे में। CBT 1 में आपको बताया हुआ इससे पहले भी, मैथमेटिक्स का वेटेज 30 मार्क्स का होता है और 30 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल अवेयरनेस के, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब आता है। देखिए SSC जितना डीप नहीं जाना है इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब आता है, लेकिन बहुत डीप में नहीं आता है, ऊपर ऊपर से पूछता है, तो इसकी डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं है, तो बहुत परेशान नहीं होना है। 15 क्वेश्चन आएगा इससे। जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों होता है। इन सबको मिला के टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिनको 1.5 आवर्स में यानी 90 मिनट में करना होता है। एंड इनफ होता है, इतना बहुत है। बस मैथमेटिक्स को आपको कंट्रोल करना अच्छे से। अगर आपने मैथमेटिक्स को ढंग से कंट्रोल कर लिया तो 90 मिनट बहुत होते हैं CBT 1 के लिए, ठीक। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे, फिर आप जाते हैं CBT 2 में। CBT 2 में क्या होता है कि यह 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है नॉन टेक्निकल का, एक होता है टेक्निकल का। नॉन टेक्निकल में सबसे पहले जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस, फिजिक्स एस केमिस्ट्री, देखिए बायोलॉजी नहीं है यहाँ पे, अब है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 मार्क्स का, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 10 मार्क्स के, और एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल की जो बेसिक्स हैं, जो कि आपने PHC में पढ़ा भी होगा, ठीक है, उसके 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपके रिस्पेक्टिव टेक्निकल डिपार्टमेंट से, आप सिविल के तो सिविल के 100 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन, मैकेनिकल के तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन बनते हैं CBT 2 के, और इसमें आपका 120 मिनट का समय दिया जाता है। चाहे CBT 1 की बात करें, चाहे CBT 2 की बात करें, जो निगेटिव मार्किंग होती है वो कितनी होती है, वो 1/3 होती है। तो इसको भी याद रखना है। SSC JEE की तरह यहाँ 1/4 नहीं है, यहाँ पे 1/3 है। तो अपने हाथ पर कंट्रोल होना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, अब ये आपके सामने क्या है, आपके सामने ये ब्रेकडाउन्स हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में, सॉरी अलग अलग RRB के जोन में कितनी कितनी वैकेंसी आई हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, किसी और के द्वारा बनाया गया है, उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करिए, ठीक है। सबसे अधिक पोस्ट जो आई है वो आई है मुंबई जोन में, उसके बाद सिकंदराबाद, देन अजमेर, बिलासपुर, कोलकाता, भोपाल, प्रयागराज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये है हमारे हॉट जोन्स, ठीक है। इनमें काफ़ी फाइट होने वाली है। अगेन पोस्ट ज़्यादा है, लोग वहाँ से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, चांसेस भी ज़्यादा, फाइट भी ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फाइट कम रहेगा, ठीक है। या जिस डिपार्ट, अगर आप उठा लो कि नहीं हम रांची से भरेंगे, केवल 67 पोस्ट है, तो वहाँ पे उस हिसाब से फॉर्म भी रिलेटिवली थोड़े कम पड़ेंगे, ठीक है। होम टाउन के आसपास के लोग ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, बाहर के लोग वहाँ पे कम आएंगे। तो सब जोन का अपना कंपटीशन है। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है कि हम किस जोन से फॉर्म भरें, ठीक है। तो ये डिपेंड इस बात पर नहीं करता है कि अगर मैं एक सिंपल स्टेटमेंट दे दूँ कि आप इस जोन से फॉर्म भरो और वो सबके लिए सही होगा, नहीं। कौन किस स्टेट में रहता है उसके हिसाब से यह चीज़ चूज़ होती है कि वह किस जोन से फॉर्म भरे, उसके लिए अच्छा होगा, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ सेंट्रल इंडिया के पार्ट की, जैसे कि UP, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, जो सेंट्रल इंडिया का पोर्शन है, अगर यहाँ के आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए मुंबई 555। यहाँ बहुत से बच्चे जाएंगे, कंपटीशन काफ़ी हाई होगा, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अगर आप अपने घर के आसपास के में ढूंढ रहे हो और वहाँ पे 50, 60, 70, 100 ही सीट है, तो उसके रिस्पेक्ट में मुंबई में आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप सेंट्रल इंडिया के हो तो आप मुंबई को फर्स्ट प्रेफरेंस डाल सकते हो। सेकंड डालो आप प्रयागराज, 207 सीटें। अगर आप UP, बिहार, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ के आसपास के हो तो आपका सेकंड ऑप्शन प्रयागराज होना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश और राजस्थान के हो तो आप अजमेर डाल सकते हो सेकंड ऑप्शन, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, अब जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से। सेकंड आप प्रयागराज, थर्ड आपका अजमेर, चौथा आपका बिलासपुर और पांचवा कोलकाता, ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया के जो लोग हैं अपने स्टेट के हिसाब से इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, जिस भी जोन से, भाई आप एक ही जोन चूज़ कर सकते हो, आप मल्टीपल जोन चूज़ नहीं कर सकते। तो आप अपने स्टेट के हिसाब, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैं UP का रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए जो प्रायोरिटी रहेगी वो मैं प्रयागराज प्रेफर करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर पोस्टिंग हो जाती है तो मैं अपने घर के पास भी रहूँगा, केवल नौकरी नहीं करनी है, घर भी तो देखना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना कि क्या आप, जैसे मुंबई है, मुंबई का UP से मुंबई का डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है, हमेशा मिलती हैं, तो मैं जब चाहूँ अप डाउन कर सकता हूँ, तो मैं मुंबई फॉर्म डाल सकता हूँ। ये नहीं कि आपने तिरुवनंतपुरम डाल दिया, अब अगर कोई ज़रूरत पड़ गया तो आप आ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, तब आपको नौकरी घुटने लगेगी। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जोन को चूज़ करना, ठीक। अगर आप साउथ इंडिया के हो, साउथर्न पोर्शन से आते हो, तो सिकंदराबाद आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, देन मुंबई, देन बेंगलुरु, फिर चेन्नई और लास्ट में तिरुवनंतपुरम। आप चाहो तो बेंगलुरु को मुंबई के ऊपर भी रख सकते हो, आपके होम स्टेट के पास पड़ता है,
ठीक। तो अगेन अगर आप सेंट्रल इंडिया से हो, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के हो, तो आप इन पांचों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। चाहे आप मुंबई चूज़ करो, चाहे प्रयागराज, चाहे अजमेर। गर्ल्स हो तो प्रयागराज चूज़ करो ताकि आप एग्ज़ाम देने आसानी से जा सको, ठीक है, और वहाँ पे जॉब करते समय आप आसानी से अपने घर भी आ सको, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जॉब के बाद आपको डिफिकल्टी समझ में आती है कि यार ये क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलेगा। ओके। अगर आप नॉर्थन पार्ट से आते हो, नॉर्थन पार्ट मतलब कि जैसे कि आप जम्मू से हो, लद्दाख से हो, ठीक है, जम्मू कश्मीर से हो, लद्दाख से हो, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, आप इन एरिया से बिलोंग करते हो, तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी जम्मू, देन मुंबई, फिर अजमेर, फिर चंडीगढ़, देन अहमदाबाद। उत्तराखंड वाले आप प्रयागराज भी डाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कि सर हमको क्यों नहीं ऐड किया, तो आप उत्तराखंड के हो तो आप प्रयागराज भी डाल सकते हो। बाकी अगर आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल से हो तो वहाँ से जम्मू आपके लिए पास पड़ेगा, जम्मू में फ़ाइट भी कम होगी। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के जो स्टूडेंट्स हैं वो जम्मू से भरें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इंडिया के बाकी पार्ट के लोग उतना दूर नहीं जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी कम है, डायरेक्ट ट्रेन कम है, तो लोग उधर कम जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर नॉर्थन इंडिया के हो तो आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। इसमें कौन कौन सा स्टेट आ गया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, ये सारे इसके अंडर में आ गए, ठीक है। ये उस हिसाब से मैंने यहाँ पर अरेंज किया है जिनके लिए एक तो घर से बहुत दूर ना हो और डायरेक्ट ट्रेन या बस की फैसिलिटी भी हो, ताकि वो आगे भी अपनी जॉब को अपने घर के साथ कंट्रोल कर सकें। देन अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से हो, सेवन सिस्टर स्टेट से बिलोंग करते हो, सिक्किम से हो, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगह से हो, तो फिर आपके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर ये होना चाहिए, आप गुवाहाटी फर्स्ट प्रेफरेंस डालो, क्योंकि अगेन इधर के लोग सेवन सिस्टर्स स्टेट की तरफ जल्दी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आप अपनी जोन में रहोगे, वहाँ फाइट कम होगा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। और आप भी जानते हैं कि सेवन सिस्टर स्टेट से या अरुणाचल प्रदेश से जो हमारे सेंट्रल पोर्शन ऑफ इंडिया है, वहाँ की कनेक्टिविटी थोड़ी कम है, तो आने जाने में भी दिक्कत आता है, इसलिए आप अपने स्टेट के पास फॉर्म भरो, बेटर होगा। तो गुवाहाटी 94, कोलकाता भर सकते हैं, क्योंकि कोलकाता के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है सेवन सिस्टर स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से, ठीक है। देन प्रयागराज, बिलासपुर और भोपाल डाल सकते हो। आप इनमें से कोई भी एक स्टेट अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। बेटर होगा कि आप गुवाहाटी चूज़ करो, एग्जाम देना भी आसान रहेगा और एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पे काम करना भी आसान पड़ेगा आपको, क्योंकि कल्चरल वैल्यूज़ भी होती हैं। मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, मैं तिरुवनंतपुरम में जाके जॉब करने लगूँ तो मुझे थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, वहाँ का रहन सहन, खाना पीना, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट्स, ये सब दिक्कत करेंगे, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह जाकर के जॉब करते हैं, तो पता है कि कितना ज़्यादा पानी चेंज होने पे हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं, इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान में रख करके आप काम करना, ठीक। अब आते हैं मेडिकल क्राइटेरिया पे, जो कि इस वीडियो को बनाने का सबसे मेन मोटो है। क्या है? अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पे बेसिकली 4 मेडिकल क्राइटेरिया है, A3, B1, B2, C1। 99% जो सीट आई हैं वो A3, B1 और C1 से आई हैं। B2 की केवल एक ही जगह आई है, वो है गोरखपुर, 9 सीट केवल, तो इसके बारे में बात कुछ खास करने का मतलब नहीं बनता है। हम बात करते हैं पहले A3 की। A3 मतलब कि आपकी आंख एकदम सही होनी चाहिए, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो +-2 से ज़्यादा का पावर नहीं होना चाहिए। अगर आप B1 में आते हैं तो B1 में आपका जो पावर है वो +-4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंबाइंड पावर है। कंबाइंड पावर मतलब क्या? जैसे कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो स्फेरिकल लेंस भी होता है, सिलेंड्रिकल लेंस भी होता है। फॉर एग्जांपल मेरा स्फेरिकल प्लस, जैसे मेरा खुद का जो स्फेरिकल है वो -5.5 है और जो सिलेंड्रिकल है वो -1.8 है, तो मेरा पावर क्या होगा? 5.5 + 1.8 नहीं, उसको इस फॉर्मूले से निकालते हैं। माइनस का 5.5 है तो 5.5 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर अंडर रूट में, अब इसका जो भी आ जाए वैल्यू, ठीक है। तो आपका भी जो भी पावर, जैसे मान लीजिए कि आपका स्फेरिकल 4 है और सिलेंड्रिकल 2 है, तो आपका जो कंबाइंड पावर जाएगा वो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका पावर आ रहा है इस फॉर्मूले से निकालना। कौन सा फॉर्मूला है? अंडर रूट में C² प्लस S², तो रख करके इस तरीके से आप सॉल्व करना। अगर आपका +-4 से कम आ रहा है तो आप B1 कैटेगरी में बिलोंग करोगे, अगर आपका +-4 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर आप B2 में बिलोंग करोगे, सॉरी C1 में बिलोंग करोगे। B2 के बारे में खैर बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही केवल गोरखपुर जोन में पोस्ट आई है, ठीक। तो अगर आपका +-2 से कम है तो A3 में, +-4 से कम है तो B1 में, और अगर +-4 से ज़्यादा है तो C1 में। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम है तो आप C1 कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। C1 कैटेगरी में जो कलर ब्लाइंडनेस स्टूडेंट हैं, कलर ब्लाइंड स्टूडेंट हैं, वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो आपका अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो परेशान नहीं होना, आप C1 कैटेगरी के जोन से फॉर्म भरो, C1 कैटेगरी के पोस्ट के लिए फॉर्म भरो, आप एलिजिबल होगे, ठीक। तो चश्मे का दिक्कत मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अगर आपका पावर +-2 या उससे कम है तो A3 से फॉर्म भरिए, +-2 से ज़्यादा है, +-4 से कम है तो B1 से भरिए, और अगर आपका +-4 से ज़्यादा पावर है तो C1 कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल होगे।
कंबाइंड पावर यहाँ पे लेना है, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल का अंडर रूट में स्क्वायर लेकर के ऐड कर दो। इस फॉर्मूले से आप अपना कंबाइंड पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस कैटेगरी के कौन से पोस्ट हैं। A3 मेडिकल क्राइटेरिया जो कि सबसे टफ मेडिकल क्राइटेरिया होता है, उसके लिए पीवे, ब्रिज एंड ट्रैक मशीन की जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके इस कैटेगरी के अंडर में आते हैं, जिसमें जनरली जो ट्रेन की पटरी बिछाई जाती है, ब्रिज बनाए जाते हैं एंड ट्रैक के मेंटेनेंस एंड उसके फंक्शनिंग को रिलेटेड जो भी काम होता है वो इन डिपार्टमेंट्स में होता है। पीवे एंड ब्रिज एक डिपार्टमेंट है, ट्रैक मशीन दूसरा डिपार्टमेंट है। B1 कैटेगरी में वर्क्स एंड R&D का काम होता है, जो कारखानों से रिलेटेड काम होता है वो इस कैटेगरी में आता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होती है इसमें, जहाँ पे अलग अलग तरह के इनोवेटिव काम किए जाते हैं। देखिए, जिसके लिए गोरखपुर का जोन बहुत फेमस भी है। B2 में भी आपका R&D है। R&D मतलब ये केवल आपका रिसर्च से काम करता है, जिसका RDSO मेन सेंटर बना जाता है। गोरखपुर में RDSO है और लखनऊ में RDSO है। तो जो लोग गोरखपुर जोन से फॉर्म भरते हैं उनको B2 कैटेगरी के मेडिकल क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। C1 में डिज़ाइन, ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट, इसमें आपका पोस्टिंग होता है। प्रोडक्शन यूनिट में पोस्टिंग होता है। वर्कशॉप में पोस्टिंग होता है, जहाँ पे ट्रेन की साफ सफाई होती है, लोको यार्ड जिसको बोलते हैं। और DMS, जहाँ पे आपके बड़े बड़े कारखानों के जो सामान है वो स्टोर होते हैं, वो सारे आपके C1 कैटेगरी में आते हैं। C1 कैटेगरी एक ऐसे कैटेगरी है जहाँ पे मेडिकल क्राइटेरिया सबसे कम माना जाता है, क्योंकि इसमें जनरली हम लोग वर्कशॉप से रिलेटेड काम करते हैं, स्टोर से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनका मेडिकल प्रॉब्लम है। अगर जैसे जो पूरी तरीके से फिजिकली फिट हैं उनके लिए तो भाई ये वाला है, आप चाहे जिस जोन से चाहे उस जोन से पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ यहाँ पे है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मेडिकल इश्यूज़ हैं, मतलब जो चश्मा लगाते हैं, मेरे जैसे लोग हैं, वो किस जोन से फॉर्म भरें। तो अगर आप B1 कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपके लिए जो सबसे अच्छा जोन रहेगा वो कौन सा रहेगा। B1 कैटेगरी हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अलग अलग जोन में B1 कैटेगरी के कितने पोस्ट हैं और C1 कैटेगरी कितने पोस्ट हैं, मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा है। जो B1 कैटेगरी के लिए एलिजिबल है वो बाय डिफ़ॉल्ट C1 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आप B1 प्लस C1 काउंट करना। जैसे कि सबसे अच्छा पोस्ट मिल जाएगा आपको मुंबई का। मुंबई में B1 कैटेगरी के 117 पोस्ट हैं, जबकि C1 कैटेगरी के 259 हैं। तो लगभग आपको 350 से ज़्यादा पोस्ट, लगभग 400 के आसपास पोस्ट मिल जाएंगे मुंबई से अगर आप फॉर्म भरते हैं। ठीक, कोलकाता से भरेंगे तो लगभग 200 मिल जाएंगे। प्रयागराज से भी आपको 100 से ज़्यादा मिल जाएंगे। सिकंदराबाद से भी 100 से ज़्यादा मिल जाएंगे और अहमदाबाद में भी आपको 100 से ज़्यादा मिल जाएंगे। आप चाहो तो अजमेर से भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे मार्क करना भूल गया, तो अजमेर से भी आपको लगभग 150 से ज़्यादा पोस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप B1 कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये प्रायोरिटी होना चाहिए, आप देख भी पा रहे होंगे। बाकी अगर आप इनके अलावा कहीं और से भरना चाहते हैं तो आपको पूरी पोस्ट की डिटेल दी हुई है, आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। अगर आप C1 कैटेगरी से बिलोंग करते हो जिनका पावर +-4 से ज़्यादा है, वो क्या करें, वो आप इसमें देख सकते हैं C1 कैटेगरी की कौन कौन से जोन में कौन कौन सी पोस्ट है। फिर से वही, अगर आप C1 कैटेगरी से हो सबसे अच्छा मुंबई है। मुंबई के बाद फिर आप कोलकाता से भरिए, 154 सीट्स हैं। इसके अलावा आप भर सकते हैं कहाँ से, आप भरिए चेन्नई से। चेन्नई से आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, रिलेटिवली फाइट थोड़ी कम होगी वहाँ पे। अहमदाबाद से भर सकते हैं और आप बिलासपुर से भी भर सकते हैं, यहाँ पे रिलेटिवली फाइट कम होती है। या भोपाल से भी भर सकते हैं, यहाँ पे भी रिलेटिवली फाइट कम होती है। ठीक है, तो इसको मैंने ब्रेक डाउन करके यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप B1 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मुंबई से फॉर्म भरिए, आपको B1 प्लस C1 दोनों मिलाकर 376 फाइट करने को मिलेगी। अजमेर से सेकंड, अजमेर है 127 प्लस 45 172 सीट मिलेगी। कोलकाता 36 प्लस 154 190 सीट मिलेगी। सिकंदराबाद 68 प्लस 85 153 सीट्स मिलेंगी। भोपाल 60 प्लस 46 106 सीट मिलेंगी। और ये इनफ है, आप इसमें से अपने स्टेट और अपने फैसिलिटी के हिसाब से कि आप कहाँ जा सकते हो, इनमें से कोई भी एक जोन सेलेक्ट कर सकते हो। देन अगर मैं C1 कैटेगरी की बात करूँ तो C1 कैटेगरी के लोग के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मुंबई ही रखना, क्योंकि मुंबई में भले दूर है लेकिन वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सीट मिल रही है। 259 C1 कैटेगरी के बच्चों के लिए कहीं मिलती नहीं है। आप SSC में भी जाओगे तो BRO से छट जाओगे, MBA से छट जाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये 259 सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप यहाँ से ही फॉर्म भरना। कोलकाता 154, सिकंदराबाद 85, चेन्नई 72, भोपाल 46। ठीक है, इन दोनों में फाइट रिलेटिवली आपको कम देखने को मिलेगी, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो। बाकी मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप C1 कैटेगरी के हो तो आप मुंबई से फॉर्म भर दो, वहाँ पे आपको फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सीट मिल रही है। और इसमें ज़्यादातर जो वेटेज है वो DMS का है। DMS मतलब स्टोर डिपार्टमेंट। ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट जॉब करने के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है, गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि उनकी सीटिंग जॉब रहती है। तो आई होप आपको मैंने क्लियर किया होगा कि मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो कौन से जोन से फॉर्म भरना आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई आपको इश्यू है, कोई मेरा
कुछ रह गया बताना, कुछ समझाना रह गया, कोई डाउट क्लियर नहीं हो पाया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी EWS को लेकर के कोई दिक्कत है तो 1 साल के अंदर का बना होना चाहिए, और अगर आपका बन चुका है SSC के लिए आपने बनवाया है तो वही रहने दो, अदरवाइज़ प्रोफार्मा नोटिफिकेशन में दिया है उसी को दिखा करके आप बनवा लेना। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी बनवाओगे चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बनवाया है तो इंग्लिश में ही बनवाना, बनवा चुके हो हिंदी में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस 1 साल के अंदर होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट्स भी आपका 1 साल के अंदर का हो तो बेहतर होगा, ठीक है। प्रोफार्मा सब कुछ नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप उसको देख करके बनवा सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हमारा RRB एक्सप्रेस बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको इससे अच्छा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे, पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसके प्लेलिस्ट में जा करके हम लोग के बाकी डेमो वीडियोज़ भी देख सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। लास्ट टाइम हमने 50 स्टूडेंट्स का बैच बनाया था जिसमें से 22 स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया था, मतलब CBT 1 क्लियर किया था इस RRB एक्सप्रेस बैच के CBT 1 बैच से, जो कि हमारा लगभग आप देखोगे तो 40% से 45% का सिलेक्शन रेशियो है। तो 45% से ज़्यादा बच्चों ने जिन्होंने बैच ज्वाइन किया था उनका CBT 1 आराम से क्लियर हुआ था, जिन्होंने भी CBT 1 का बैच ज्वाइन किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे ओवरऑल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल बैच के अलग रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो 100+ थे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।